नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दिल्ली के बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक केस में साकेत कोर्ट का फैसला आया, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को दोषी करार दे दिया गया। अब इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि क्या कांग्रेस के नेता अपने बयानों पर माफी मांगेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, एक ऐसी घटना का क्लोजर मिला है जिसने कई सालों से सुर्खियां बटोरी है। कई तरह के बयान इसमें दिए गए हैं। देश की सुरक्षा और आतंकवाद के मामले में भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आतंकियों के समर्थन में खड़ी हुई नजर आई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बाटला हाउस मामले में कोर्ट ने पाया है कि यह भारत की एकता पर हमला था। इस मामले का आरोपी दिल्ली में लोगों से खुद को बचाने के लिए मिल रहा था। कई पार्टियों का मकसद था कि पुलिस को कमजोर करो और वोट बैंक की राजनीति करो। विपक्ष पर बरसते हुए रविशंकर प्रसाद बोले कि ममता बनर्जी ने ऐसे मसलों पर पहले कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगी अगर ये मामला फर्जी नहीं निकला तो। और देश ने इस मामले में सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह के भी विवादित बयानों को सुना है। अब क्या दिग्विजय सिंह इस बारे में माफी मांगेंगे? दिग्विजय सिंह का अब इस अदालती फैसले के बाद इस मसले पर क्या कहना है? क्या दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी या फिर सलमान खुर्शीद की ही बात क्यों ना कर ले, क्या ऐसे तमाम नेता अपने बयानों पर माफी मांगेंगे? तो वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने तो हमेशा से इसे आतंकी हमला ही बताया था, जिसमें पुलिस ऑफिसर मोहन शर्मा की जान भी गई थी। ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर फर्जी बयानों के जरिए भ्रम फैलाने वालों का क्या आज अदालती एनकाउंटर हो गया है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पूछे गए इन सवालों के अलावा और भी बहुत सारे सवाल, मसलन बाटला एनकाउंटर, क्या विपक्ष करेगा सरेंडर? बंगाल के रण में क्या बाटला बनेगा मुद्दा? जिस तरह से ये जो जिस टाइमिंग में ये फैसला सामने आया, क्या बीजेपी अब इसी मुद्दे पर बंगाल में टीएमसी के विरुद्ध खेलने की तैयारी में है? बहुत बड़ा सवाल। बीजेपी के सवालों का विपक्ष के पास क्या है जवाब? इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। बाटला एनकाउंटर के फैसले पर आखिरकार ममता बनर्जी अब चुप क्यों है? जो उस समय कहा करती थी कि वो अपनी गर्दन तक कटवाने के लिए तैयार है, राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार है। चिदम्बरम के बयान को कांग्रेस ने आखिरकार तवज्जो क्यों नहीं दी थी? क्योंकि पी चिदम्बरम ने उसी समय कह दिया था कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं है। ऐसे में सलमान खुर्शीद की बात वहां कांग्रेस की तरफ से सुन ली गई, लेकिन पी चिदम्बरम के बयान को अनसुना कर दिया गया। आखिरकार क्यों, किस मंशा के साथ? और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता एहसान उल्ला खुर्रम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय सरकार, प्रवक्ता है टीएमसी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। सुब्रत त्रिपाठी, पूर्व डीजी, हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं इस खास चर्चा में। चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले खुर्रम साहब आपके पास आना चाहूंगी। आज बहुत सारे सवाल विपक्ष से रविशंकर प्रसाद पूछते नजर आए, साफ साफ कहते नजर आए कि क्या फर्जी बयान देने वाले लोग आज इस साकेत कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बाद माफी मांगेंगे? सोनिया गांधी की क्या आज भी आंसू निकल रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था, आज दिग्विजय सिंह का इस फैसले के बाद क्या कहना है? खुर्रम जी, देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि जब ये इनकाउंटर हुआ था उस वक्त पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर कई सवाल उत्पन्न हुए थे। पहला था कि इनकाउंटर की तारीख को 18 तारीख को ये हुआ था या 19 तारीख को हुआ था, तो उस दिन सब पुलिस ने 2 स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था कि वहाँ पुलिस जांच के लिए गई, और दूसरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया कि भाई वहाँ पुलिस जब गई तो वहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी और उसमें एक इंस्पेक्टर मारे गए। पुलिस ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि सब लोगों ने वहाँ पे बुलेट प्रूफ कपड़े पहने थे और एक जो इंस्पेक्टर थे वो बुलेट प्रूफ कपड़ा नहीं पहना था, उन्हीं की मौत हो गई। और उसके बाद जब उनको वो फ़ोटो भी बहुत वायरल हुआ था कि वो उनको जब 2 आदमी लेकर बाहर निकल रहे थे इंस्पेक्टर को, तो उस वक्त जब गोली लगने का निशान कहीं दिखा नहीं था। तो ये तमाम बुनियादी चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक राय
नहीं बनाई थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी में एक सवाल उठा था कि इस इनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन क्यों न फिर से कराई जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर पुख्ता नहीं थी उस समय चीजें, तो सलमान खुर्शीद जैसे बड़े वरिष्ठ नेताओं को क्या ऐसा बयान देना चाहिए था? क्या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए थी? दिल्ली पुलिस का मनोबल उस समय कितना टूटा होगा, क्या आप लोगों को अंदाजा है? दिल्ली पुलिस ने खुद अपने ऊपर सवाल खड़े कराए थे। दिल्ली पुलिस के खुद स्टेटमेंट उस वक्त के आप देखेंगे तो वो स्टेटमेंट उनको खुद एक उनके क्रेडिबिलिटी पे एक शक पैदा किया था। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, ये दिल्ली पुलिस का की अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े किए थे। उनका स्टेटमेंट, जैसे आप एक इंस्पेक्टर, जिस इंस्पेक्टर की मौत हुई वहाँ, वो कई इनकाउंटर में गए थे और वो एक पहला इनकाउंटर उनके लिए नहीं था, और उस इनकाउंटर में जाने के बाद उन्होंने बुलेट प्रूफ कपड़े क्यों नहीं पहने? दूसरी चीज़, पुलिस ने 2 स्टेटमेंट एक ही दिन दिए कि हम वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, और दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट दे दिया कि हम वहाँ पे उनको पकड़ने गए थे। और तीसरी बात ये थी कि वहाँ एक गेट था निकलने का, वहाँ दिल्ली पुलिस ने कहा कि 5 लोग वहाँ थे, 2 लोग इनकाउंटर में मारे गए और एक आदमी पकड़ा गया और 2 आदमी भाग कैसे गया, जबकि वहां कोई गेट नहीं, एक गेट था। तो दिल्ली पुलिस ने खुद कंफ्यूजन पैदा किया था, इसलिए ये सवाल पैदा। कोई भी बयान देने की नहीं है, किसी भी जिम्मेदार, देखिए कहने की कि उनके आंसू नहीं थम रहे हैं, नहीं, देखिए किसी भी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की, वो देश के लिए एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कोई मिस्टेक होता है, कोई गलती होती है, तो उसके लिए वो अपने एक जगह स्पेस रखे, जांच कराए। और अगर देश हित में ये मामला होना चाहिए कि भाई अगर गलती हो गई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी कभी आप देखा होगा, अभी देखा होगा आपने देखा होगा कि 7 आदमी जेल से बाहर, जेल से दिग्विजय सिंह से उस समय गलती हुई। बीजेपी के राज में 7 कैदी बाहर जेल से भाग गए। आपने देखा होगा एमपी में कि उस दिन 2 साल पहले की यह घटना है कि 7 कैदी भाग गए और उनको इनकाउंटर कर दिया गया। मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब तो दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं क्या वो इनकाउंटर फर्जी नहीं था, लेकिन अगर प्रशासन से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, प्रशासन भी इंसान है, अगर गलती हो जाती है, उनकी जो बातें हैं वो कन्फ्लिक्ट पैदा खुद की, तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने अगर कह दिया कि इसकी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए और जांच की मांग कर दिया, तो इसमें गलती क्या की कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग नहीं है कि गलती भी करे उसके बाद भी सीना ठोक के बोले कि हम गलत नहीं है। खुर्रम जी, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ संजय सरकार, टीएमसी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब आपका नंबर। कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी सवाल खड़े किए रविशंकर प्रसाद ने। साफ साफ कहा, अक्टूबर 2008 में ममता बनर्जी ने खुलेआम ये बात कही थी कि गर्दन तक कटवा लूंगी अगर ये एनकाउंटर फेक नहीं निकला तो। आज के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने राजनीति तक छोड़ने का बात कही थी। क्या ममता जी राजनीति छोड़ने जा रही है? और क्या बैठे बिठाए इस फैसले के बाद बीजेपी के हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा वहां बंगाल के रण में मिल गया है, लग गया है हाथ? आपको बताते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई भी देशद्रोही जो कानून ये रहता है, हम उसको कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। कोई भी आतंकवाद को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। मेरे पार्टी में लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट विंग में जो रहते हैं, पहले उसको सिखाया जाता है पेट्रियटिज्म, बेटर एजुकेशन और यूनिटी ऑफ लाइफ, ये सिखाया जाता है मेरे पार्टी में, ठीक है। और कोई भी देशद्रोही को, कोई भी आतंकवाद को मेरे और मेरे पार्टी कभी समर्थन नहीं करते हैं। जो कोर्ट के जो राय हैं मैं मानता हूं, हकीकत है, कोर्ट अपना राय दिए हैं, और मैं यही कहना चाहूंगा, कोई आतंकवाद को पक्ष में हम कभी भी नहीं बोला है, आज भी नहीं बोलेंगे। क्यों? मेरा देश मेरे से सबसे बड़ा चीज है तो है, और तिरंगा मेरे सामने सबसे बड़ा होता है। तिरंगा को रक्षा करने के लिए और देश को रक्षा करने के लिए हम लोग एक स्वतंत्रता परिवार से जुड़े हुए हैं, और देश कैसे होता है ये अपने सबसे जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से नहीं जानेंगे, क्यों? भारतीय जनता पार्टी और अभी 1980 में उसको मतलब जो जन्म लगना है, और 1925 में आरएसएस को जन्म हुआ है। आरएसएस जब
जब अंग्रेज को पक्ष में बोला था, आजादी नहीं, आजादी को खिलाफ में था आरएसएस, तो उस पर उस व्यक्ति को बारी में उस व्यक्ति ने नहीं, क्यों छोड़ेंगे? छोड़ना जोड़ने की बात नहीं होता शिल्पा जी। शिल्पा जी, देश दो ही होते हैं और उसको आपको भी मानने पड़ेंगे, आपको भी बोलने पड़ेंगे। आरएसएस भी देशद्रोही था कि अंग्रेज को पक्ष में बोला था, वो बोला हम आजादी के विपक्ष में हैं, हम ये आजादी को जेल में जाकर सरबाकर रो रहे थे, वीर सरबाकर जी, वो कन्हैयालाल भट्टाचार्य जी थी, कन्हैयालाल भट्टाचार्य जी बोले हमको फांसी में मार दे, मेरे को गोली करके मार दे। आज यहाँ पर बहस बाटला एनकाउंटर को लेकर, उसके फैसले को लेकर हो रही है। ममता बनर्जी का उस समय जो स्टैंड था उसको लेकर हो रही है। आपको नहीं लगता कि ममता जी ने जो उस समय बयान दिया था, आखिरकार ऐसे कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन से वो तथ्य थे जिसको लेकर वो इतनी श्योर थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर ये तथ्य गलत साबित हो गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी? क्या आवश्यकता थी इतनी बड़ी बात कह देने की? अगर वो श्योर नहीं थी, और अगर वो श्योर थी तो आज फिर कहां गए? आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, आप दिखा सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, उसको पीस है, कहीं वॉइस है, वो है आपके पास में? हाँ, मैं दिखा सकते हैं, मैं दिखाऊंगी। अक्टूबर 2008 का वो बयान दिखाइए। मीडिया में कुछ लिखता है, रीडिंग में उसको कुछ नहीं, आपका वॉइस में जो होता है वो प्रूव होता है, ठीक है ना? वो प्रूफ दिखाइए। हम लोग सुनिए, हम लोग बंगाल से आजादी के रंग चालू हुए हैं। आजादी के समय से खुदीराम बासु ने अपने जान गंवाया है। सुभाष चंद्र बोस देश आजाद करने के लिए कोई किसी ऐसे नेताओं को इसमें आके उसको देश छोड़ के रुकना पड़ा था। आप मेरे को अगर बोलेंगे बंगाल के बारे में, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आरएसएस, बीजेपी और रविशंकर प्रसाद जैसे आदमी से हम कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा देश का गद्दार अगर होते हैं तो उन्हीं लोग होते हैं जो आरएसएस बीजेपी है, जो अंग्रेजों को समर्थन किया था। उसको पहले देखिए, बाद में आइए ममता जी के बारे में बोलिए और बंगाल के धरती के बारे में बोलिए। ठीक है, हमारे साथ अरविंद सिंह है, नेता बीजेपी। अरविंद जी, कांग्रेस को सुना आपने, टीएमसी को सुना आपने, रविशंकर प्रसाद ने जो तमाम सवाल पूछे, क्या आपको जवाब मिल गए हैं? लेकिन यहां पर कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी दोनों का ही कहना है कुल मिलाकर कि भाई हम तो देश हित में बयान दे रहे थे, देश की चिंता थी हमें, इसलिए हमने वो सारे सवाल, वो सारे बयान उस समय दिए थे। तृणमूल नहीं बोला है, तृणमूल नहीं बोला, तृणमूल कह रहे हैं, मैं तृणमूल नहीं बोला है, अब तृणमूल नहीं बोला है। ठीक है, कांग्रेस का ये कहना है। ऐसे में अब आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे थे हमें देश की चिंता थी इसलिए हमने सवाल खड़े किए, जांच की मांग की, तो क्या गलत किया? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस के शहीद हुए बहादुर नौजवान मोहनचंद शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगा और उनको मैं सत नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी जान की शहादत देकर आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई, निर्णायक लड़ाई लड़ी, हमारे सुरक्षा के लिए, दिल्ली के सुरक्षा के लिए और देश के सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उसके लिए शहीद मोहनचंद शर्मा जी को सत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस के उस एनकाउंटर में शामिल नौजवानों को नमन और उनको साधुवाद। देखिए, पार्टियां तो बनती है, बिगड़ती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश की एकता और अखंडता पर हम सबको एक साथ रहना चाहिए। उस समय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था दिल्ली पुलिस का और हम दिल्ली पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े थे, उनको नैतिक रूप से समर्थन दे रहे थे। लेकिन आश्चर्य है कि इसी देश में सत्तारूढ़ पार्टी वोट के लालच में अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए अपने ही पुलिस पर उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। और आज के कोर्ट का जो फैसला है, कांग्रेस के मुंह पे तमाचा है, मैडम सोनिया गांधी के मुंह पे तमाचा है, उस इनकाउंटर को फेक बताने वाले दिग्विजय सिंह के मुंह पे तमाचा है और उस समय के विधि मंत्री सलमान खुर्शीद के मुंह पे तमाचा है। इस पे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। रह गई टीएमसी के जो हमारे मित्र बोल रहे थे कार्यकर्ता कि आप साबुत दिखाइए, साबुत पड़ा हुआ है मीडिया में, हर चैनल ने आज दिखाया है। ममता दीदी ने कहा था कि यदि इनकाउंटर सही साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ममता दीदी संन्यास लेंगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ममता दीदी अपने वचन पे कायम है? इसका इनको जवाब देना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि 13 साल के बाद ही, लेकिन दिल्ली पुलिस के शहीद नौजवानों के साथ, एनकाउंटर में शामिल नौजवानों के साथ आज कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि कुल मिलाकर अरविंद जी, अब आप लोग क्या इस बाटला मुद्दे को बंगाल के रण में ले जाने वाले हैं?
इसी मुद्दे पर अब टीएमसी को घेरने वाले हैं, ममता बनर्जी को सीधे सीधे टक्कर देने वाले हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने जो भी कुकृत्य किया है, जो भी गलत काम किया है, जो भी देश विरोधी काम किया है, जो भी जन विरोधी काम किया है, हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और क्यों नहीं, आखिर देश की मालिक तो जनता है ना। देश में लोकतंत्र है, जनता तय करती है चीजों को, तो जनता के बीच में तो ले जाएंगे हम। और ले भी क्या जाना है, जनता तो जानती है। इसलिए आप जाइए बंगाल में, जरा देखिए ममता बनर्जी के विरोध में क्या लहर चल रही है वहां पे, आप वहां जाकर देख सकती हैं। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। संजय जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर करते हुए अब ये बताएं, आप लोगों का टीएमसी का फिलहाल आज के इस अदालती फैसले के बाद स्टैंड क्या है? और पहले जो हमने सुना ममता बनर्जी को, वो बयान भी मैं आपको थोड़ी देर में सुनवा देती हूं, और आज इस बयान के बाद, इस अदालती फैसले के बाद आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या आप उस गलती को स्वीकार करेंगे कि हाँ, उस समय ममता बनर्जी से गलती हो गई थी, गलती से उन्होंने वो बयान दे दिया था? ममता बनर्जी बोला, आप क्लिप दिखाइए। हाँ, दिखा एक नंबर, 2 नंबर बात है, कोई भी आतंकवाद को मेरे और मेरे पार्टी समर्थन नहीं करते हैं। तृणमूल का मतलब है हम जमीनी तौर पे जुड़े हुए हैं, और मैं आतंकवाद को खिलाफ हैं और आतंकवाद को खिलाफ रहेंगे। करते हो आप लोग, तो रोहिंग्याओं को आप बहुत अच्छा बोला। इसके लिए तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ में आपको सर झुक गया है। इसके लिए तो असदुद्दीन ओवैसी को सामने आपको सर झुक गया है। देखिए कैसे 200 न तुष्टिकरण न ध्रुवीकरण होता है। आपको दिखा रहा है अरविंद जी, दिखाई दे रहा है आपको? अगर दिखाई दे रहा है देख लीजिए, आप कितना बड़ा देशभक्त है, दिखाइए। असदुद्दीन ओवैसी को सामने आपको सर झुक चुके हैं। देखिए बढ़िया तरफ से देखिए, बहुत बड़ा तुष्टिकरण ध्रुवीकरण है। दूसरा ध्रुवीकरण भी आपको देखा था, चिंता मत कीजिए। हाँ, देखिए राजनाथ सिंह जी दावा को इफ्तिहार करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तुष्टिकरण ध्रुवीकरण नहीं है, ये तुष्टिकरण ध्रुवीकरण नहीं है। हम सब लेकर आए, हम मालूम है आप बोलेंगे तो हम आपको उसके लिए लेकर आए। देखिए मोदी जी देखिए, मोदी जी देखिए, मोदी जी देखिए कैसे करके हाथ लेकर चलते हैं। तुष्टिकरण ध्रुवीकरण सब तृणमूल के खिलाफ दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। आप मेरे को बंगाल को एक अंगली दिखाएंगे तो मैं 4 अंगली दिखाएंगे आपको। एनकाउंटर मामले पर उस समय भी राजनीति हो रही थी, आज की तारीख में भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। चिंता मत कीजिए, क्या वाकई में ऐसा था कि वोट बैंक के लिए, वोट बैंक पर नजर रखते हुए? विपिन जी ठीक है, अरविंद जी आऊंगी आपके पास, संजय जी आऊंगी आपके पास, और भी दोनों मेहमान मेरे साथ बचे हुए हैं, उनका भी रुक लेते हैं। ठीक है, अरविंद जी आवाज मिल पा रही है मेरी? आपसे दरख्वास्त है मेरी, सर रुक जाइए, और एक चीज दिखा देंगे। सुन लेते हैं। देखिए आपको एबीपी आरएसएस का प्राक्तन मतलब भूतपूर्व प्रवक्ता पार्थो भट्टाचार्य जो एबीपी में थे, वो काली का बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएंगे, बंगाल को विनाश कर देंगे। ठीक है, आएंगे इसके बाद रख दीजिए, इसको भी रख दीजिएगा आप लोग। क्या वाकई में ऐसा हो रहा था? वोट बैंक की राजनीति के लिए जनता पार्टी खुद की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया उस समय। देखिए बड़े दुख की मैं आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले। जब ये लोग बोल रहे थे मैं बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुन रहा था। देखिए मुद्दा यह है, कितने दुख की बात है, चिंता का विषय है, ज्वलन मुद्दा है कि यहां पर हर बात में राजनीति। कम से कम आप ये बात समझिए कि कुछ मामले जो राष्ट्र हित के, और खास तौर पे देखिए आतंक का कोई धर्म नहीं है, ये बात समझनी चाहिए सबको। यहां पर किसी ने ये जताने की कोशिश करी कि आतंक एक विशेष समुदाय, बिल्कुल सरासर गलत है। अरविंद जी 1 मिनट शांत हो जाइए, आप अपने समय बोलिएगा। अरविंद जी सुन लीजिए, पहले बात तो पूरी सुन लीजिए। पहले बात सुन लीजिए, 1 मिनट विशेष को आप पूछ कर लेंगे, पहले 1 मिनट। और कम से कम आज तो आपको अरविंद जी का वॉल्यूम डाउन किया जाए। अरविंद जी आपको पता ही नहीं है बोल कौन रहा है। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं इस समय, पहले सुन तो लीजिए उनकी पूरी बात, उसके बाद आप आरोप प्रत्यारोप जो भी करना होगा तब कीजिएगा। देखिए मुद्दा यह है कि कुछ मामलों में जो राष्ट्र हित के होते हैं, और खासतौर पे जब ये आतंकवादी की गतिविधियां होती हैं, ऐसे जो घटनाएं होती हैं जिसमें कई लोगों की, एक निर्दोष लोगों की जान जाती है, वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। यह समय की पुकार है और यही सबका दायित्व भी बनता है। हम लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतर जाते हैं, शोर बिल्कुल मचाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि हमारा दायित्व क्या है। यहाँ पर बाटला हाउस में क्या हम इस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे? देखिए कहना बड़ा आसान है, हर अरे सुन अरविंद जी, ये क्या तरीका हुआ? चर्चा को सार्थक रहने दीजिए। कांग्रेस नेता बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नेता बात नहीं कर रहे हैं। अरविंद जी मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। विपिन शर्मा अपना विश्लेषण रख रहे हैं, कम से कम उनका विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है क्या, वो तो सुन लीजिए, उसके बाद अपनी राय रख लीजिएगा। देखिए बड़ा दुख का विषय है कि हर मामले में हम लोग वोट बैंक की राजनीति करना शुरू कर दें, बड़ी ओछी राजनीति,
क्योंकि आप राजनीति का भी एक स्तर होता है। हमारे बड़े महान, हमने अभी टीएमसी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि बंगाल में कितने महापुरुष हैं, तो निश्चित बात है उसमें कोई दो राय नहीं है कि कितने महापुरुष उन्होंने जन्म लिया है बंगाल की धरती से। तो यहां पर अगर हम हर चीज राजनीति के दृष्टिकोण से देखें या चुनाव के दृष्टिकोण से देखें तो वो सरासर गलत होगा। इसको चुनाव में मुद्दा नहीं बनना चाहिए। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि 13 साल बाद अगर एक जो बहादुर जवान था उसको अगर जिसने शहादत दी थी और यहां पर अगर आज उसको इंसाफ मिल रहा है, उसके परिजनों को इंसाफ मिल रहा है, तो वहां पर तो राजनीति का सवाल पैदा नहीं होता कि वहां पर अगर हम ये बात करें कि उस समय दिग्विजय सिंह ने, सोनिया गांधी ने, सलमान खुर्शीद साहब ने क्या क्या बात बोली, वो अलग बात है। वो उसमें राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपने विचार रखेंगे। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि यहां पर आतंक को लेकर जो भी घटना हुई, उसके बाद आपने देखा जामा मस्जिद के आसपास, और उसके पहले अगर हम पीछे जाएं कि 13 सितंबर 2008 को जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो वहां कितने निर्दोष लोगों की जान गई? 30 लोग, आपके इधर आंकड़े दिखा रहे थे 26, 30 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो आप समझ सकते हैं। विपिन जी, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि अदालती फैसले के बाद अब बाटला पर जो पूरा विवाद आज तक चलता रहा था वो खत्म हो जाएगा? इस तरह की संभावना लग रहा है आपको? यही एक, अब अगर हम लोग नागरिक हम बार बार हर एक मंच पे बोलते हैं कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है, तो यहां पर विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा। महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, बोलने से काम नहीं चलने वाला है। कथनी और करनी में फर्क हो जाए, दोहरे मापदंड। ठीक है, न्यायालय पर विश्वास दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सुब्रत त्रिपाठी हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़े हुए हैं। सुब्रत जी, वैसे तो कहा जाता है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों पर राजनीति बहुत होती है, सियासत जमकर हावी रहती है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? देखिए, इसका मेन कारण यह है कि हम लोग कुछ पूर्व धारणाएं बनाकर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि हमने 40 साल की आईपीएस की नौकरी में तमाम ऐसे केस देखे जिसमें कि प्योर मुठभेड़ के केसेज कोर्ट से छोड़ दिए गए। क्या वे फर्जी थे? आतंकवाद के जिन मुलजिमों को क्या कोर्ट ने छोड़ दिया, क्या हमने उनको फर्जी गिरफ्तार किया था? कोर्ट में सजा होना या कोर्ट में छूट जाना वह एक अंतिम चीज अगर होती, मुझे अविश्वास नहीं कोर्ट के निर्णय पर, लेकिन अगर वह अंतिम चीज होती तो अपील का अधिकार क्यों दिया गया है? अपील का अधिकार अगर किसी आदमी को दिया गया है, इसके मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और हाई कोर्ट तक के सजा पाए हुए मुलजिमों को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। कई मुकदमों में उन्हें गलत बना है। ठीक है, मेरा ये कहना इस केस के बारे में नहीं है। मेरा कहना यह है कि किसी भी मुकदमे के आधार पर किसी भी नेता को जलील नहीं किया सकता है। हाँ, मैं यह चीज गलत मानता हूं जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया जी की आंखों में आंसू थे। अगर सोनिया जी की आंखों में आंसू होते तो मनमोहन सिंह जी की कलम में स्याही होनी चाहिए थी कि वे एनकाउंटर का आदेश कर देते। अगर इन्होंने एनकाउंटर का आदेश नहीं किया तो यह दोहरी बात हुई। या तो एनकाउंटर का आदेश, इसका जवाब खुर्रम जी को देना होगा। आदेश उनको करना चाहिए था और नहीं जांच किया, और नहीं जांच किया तो सलमान खुर्शीद का बयान गैर जिम्मेदाराना था। ठीक है, सलमान खुर्शीद साहब का बयान गैर जिम्मेदाराना था कि जिस मामले में प्रधानमंत्री ने जांच का आदेश करने लायक नहीं समझा, उस मामले में आंख में आंसू नहीं होने चाहिए थे। बड़ा बयान उनकी तरफ से और या तो उनकी कहें कि हमारी आंख के आंसुओं की मनमोहन सिंह ने कद्र नहीं की, और अगर आंख के आंसुओं की मनमोहन सिंह ने कद्र नहीं की तो मनमोहन सिंह ने उनका जवाब उस पर आदेश करके क्यों नहीं किया? और जब आदेश करके नहीं किया, इसके मतलब उन्होंने सोनिया जी को कन्विंस किया होगा कि ये मामला सही है। और उस टाइम भी इसका जवाब मुझे खुर्रम जी से लेना होगा, लेकिन इससे पहले विपिन शर्मा कुछ कहना चाहिए। जल्दी से आगे जोड़ते हुए एक बात बोलूंगा। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए, उत्तर पूर्वी दिल्ली जल रहा था, जब यहाँ पर एक बिल्कुल जवान अंकित शर्मा जो आईबी ऑफिसर था उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो यहां पर देखिए ये शर्मनाक बात है। और ऊपर से हम लोग जब बात करते हैं कि तिरंगे को बोलते हैं कि आन बान शान है, निश्चित बात है सारे देशवासियों के लिए आन बान और शान है तिरंगा, लेकिन वहां पर भी तिरंगे का अपमान हुआ। और उसके बाद अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं हमारे को भरोसा जताना पड़ेगा। अगर हमें जांच पे नहीं भरोसा या न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं, तो फिर आप बताइए कहां की समझ है? ये मैं बाकियों की तरफ कर रहा हूं मैं बात। और दूसरी बात यहां पर देखिए कि क्योंकि यहां पर ये सवाल उठ रहे थे कि आप बार बार कहां पर रुकेगी। कहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि
कि आपको न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा जताना पड़ेगा। पूछे गए थे कांग्रेस से, सुब्रत त्रिपाठी पूर्व आईपीएस ने सवाल उठाए थे। खुर्रम साहब, क्या जवाब है आपके पास? आंसू बहाने की बात तो सलमान खुर्शीद की तरफ से कह दी गई थी। मनमोहन सिंह की स्याही क्यों सूख गई थी? क्यों उस समय एक्शन नहीं ले लिया गया था? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी टेररिज्म के मामले में, आतंकवादियों के मामले में बहुत गंभीरता से लड़ी है और लड़ती रहेगी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पे, नेशन के मुद्दों पे ज़रूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का हम लोग समर्थन भी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के मसले पर। और आतंकवाद का जो मसला है वो किसी धर्म और किसी जात और किसी इलाके या किसी बिरादरी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो देश के लिए एक गंभीर इशू है। और उस पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, जब भी उस या किसी भी स्टेट में सरकार रही है, उस पर पूरी गंभीरतापूर्ण तरीके से उससे निपटा गया है, उससे लड़ा गया है। ये कह देना और ये एलिगेशन लगा देना, उस वक्त जब ये घटना हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरी गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे या जो पदाधिकारी लोग थे, उनको पूरा का पूरा सहयोग दिया गया। अगर सहयोग नहीं दिया गया होता तो इस तरह का आज आप इस बात पे बहस नहीं कर रहे होते। आज ये बात पे बहस हो रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी ईमानदारी से, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो या मनमोहन सिंह हो, पूरी ईमानदारी से प्रशासन से लेके सब लोगों के साथ खड़े रहे, क्योंकि इस देश से आतंकवाद को खत्म करना था। और आतंकवाद को खत्म करने तो फिर के आतंकियों के साथ क्यों खड़े हो गए, जाने अनजाने ही सही? आतंकवादी के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं रहे। ये कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के साथ खड़ी होती तो आज भारत आजाद नहीं होता। आतंकवाद के साथ वो लोग खड़े थे और वो लोग खड़े रहते हैं हमेशा, जो लोग ये आज आवाज उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आतंकवादियों के साथ रही है। और आप पठानकोट का मामला देख लीजिए, किसने जांच करवाया? हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी आईएसआईएस को लाकर किसने जांच कराया? क्या बता दीजिए, इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने कभी जांच कराया हो आईएसआईएस को लाकर? यह भारतीय जनता पार्टी का काम है, जिनका दोहरा चरित्र है। आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह की दोहरी पॉलिसी पर चलते हैं। पर आपने तंज कसाया, जवाब देना चाह रहे हैं अरविंद जी। अरविंद जी बोलिए। देखिए मैडम, अभी कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता हैं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। ये अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से जवाब दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं और उल्टा सीधा काम किया है। तो बेचारे कितने भी जवाब दे, क्या जवाब दे पाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस बात पार्टी सही ने है। काम नहीं किया तो आतंकवाद देश में कैसे खत्म हो गया? भाई साहब, आप बोल चुके हैं, आप आपकी बात पूरी हो गई है। पार्लियामेंट में अटैक आपके वक्त हुआ था, कांग्रेस पार्टी के टाइम में नहीं हुआ था। ये बात आप भूल क्यों जाते हैं? और नहीं तो आपको बोलना है बोल लीजिए, मैं अरविंद जी, सुनता हूं, उसके बाद मैं बोलूंगा। इट्स योर टाइम, देखिए कंटिन्यू। मैडम, ये जरूरी है कि राष्ट्रीय हितों को, राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति से दूर रखा जाए और आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हमेशा एकजुट होकर काम किया जाए। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में कि कांग्रेस पार्टी कभी भी राष्ट्रीय इशूज पर, और जब मैं कह रहा हूं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूं, सरकार के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पे खड़ी नहीं होती है। नंबर 1, जब सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सेना पे उंगली उठाई थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप प्रूव करो। जब एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया तो कांग्रेस पार्टी वही भाषा बोल रही थी जो पाकिस्तान बोल रहा था। पाकिस्तान कह रहा था स्ट्राइक नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं, पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस क्यों बोलेगी? ये आप लोग करते हैं, केक काटने आप लोग जाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री को सारी नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं भेजते हैं। ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। जरा सुनिए, आपको जब बोलना होगा तो आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक जब होता है तो पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस बोलती है, एयर स्ट्राइक होता है तो पाकिस्तान की भाषा बोलती है। और इनके कार्यकाल में जब दिल्ली पुलिस के नौजवान आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो उस समय भी ये आतंकवादियों के पक्ष में जाके बोलते हैं। इनको लगता है कि आतंकवादियों के पक्ष में बोलने से
इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग खुश होगा और उसका वोट इनको मिलेगा। फिलहाल तो खुश जबकि आप इनको हो रहे पता होंगे, नहीं है क्योंकि कि बैठे बिठाए आतंकवाद आपको कोई धर्म नहीं ये देखता टाइमिंग है, फैसले जाति की नहीं ऐसी रही देखता है, कि मुद्दा कलर मिल नहीं गया देखता। बंगाल के रण आतंकवाद में। से सबको नुकसान होता है, टीएमसी को जिस चाहे वो तरह से हिंदू हो, आप पानी पी मुस्लिम हो पी या कर कोसते ईसाई हुए हो। वहां पर नजर आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया आपको। राजनीति छोड़ने की बात जो ममता बनर्जी की तरफ से उस समय कह दी गई, आज उसे भुनाने की कोशिश में आप लोग अब एडी चोटी का जोर लगा देंगे, तो खुश तो इस समय आप लोग हो रहे होंगे। अरविंद जी, देखिए, हमें खुश और नाखुश होने की बात नहीं है। सार्वजनिक जीवन में आप जब कोई बयान देते हैं हाँ। तो उस बयान की जिम्मेदारी लेने की बात है। मैं हाँ। पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने कहा था, ममता दीदी ने कहा था कि एनकाउंटर सही साबित होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। तो आज ठीक तो है। जनता पूछेगी ना कि दीदी आपके वादे का क्या हुआ, ठीक क्या है। हुआ तेरा वादा, जवाब क्या देंगे संन्यास हो संजय लेंगी? सरकार जी। ये प्रश्न तो बनता है ना, ठीक ये है। तो हम भी जो करेंगे, प्रश्न आप जनता पूछ भी रहे हैं- करेगी और आप भी कर रही है, अच्छा मीडिया ठीक भी है, ये क्वेश्चन सुन कर लेते रही हैं। है। अरविंद जी अब जरा सुन लेते हैं, संजय सरकार जी को मौका देते हैं, वही इस पर जवाब दे बिल्कुल। पाएंगे। एक चीज बताता है, मेरे देश में 2 बार भयंकर घटना घटा है। एक आपको बताता है 8 दिसंबर रुबैया मुफ्ती को, उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर थे, इनको भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और कम्युनिस्ट मिलकर सरकार बनाए थे। तो घर के, मैंने सुना था घर के भाई सामने साहब, कोई, आपसे जो मेरे क्वेश्चन बात पूछा सुनिए गया भाई है साहब, कि आपको बात में नहीं ममता टूक रहा है, बनर्जी ने कहा हिंदुस्तान को था हकीकत आपको कि जानना बहुत इनकाउंटर जरूरी सत्य है। साबित हुआ आप तो सुनिए क्या ना, आप सुनिए ना, राजनीति से आपको सुनने में क्या संन्यास दिक्कत लेंगी? है? तो क्या वो आज के अरे दिन आपको में सुनने का संन्यास लेंगी? धीरज नहीं ये है, प्रश्न सहन इसका नहीं जवाब है। दीजिए। ये तो भारतीय जनता TMC पार्टी, का ये एक तो पूरा भारतीय चरित्र जनता पार्टी को है। कमी है। गेम पे मत भट जाती जाइए, है। जब पूछा गया है मुद्दों उस का पर जवाब नहीं हम देती जवाब है। दे रहे हैं। कर लीजिए। हाँ, ममता जी से उस समय आप हम दोहरा रहे हैं जिस चीज के लिए, उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद जी राजीव गांधी को उस समय इलेक्शन से हार गया था और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय रुबैया मुफ्ती को घर के सामने कोई मस्जिद में छुपा कर रखा था। मकबूल, नहीं, मेरे बात सुनिए, मकबूल भाट का जो भाई हुई सबको छोड़ गया था, फिर वही घटना, नहीं, मेरे बात सुनिए, नहीं, डिले नहीं करें, उनके जवाब देंगे इसको। अगर आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है तो स्वीकार कीजिए। नहीं, हाँ, देश नहीं को है, मुद्दा ही डिफेंड बहुत करने के बता लिए रहा है। कुछ- नहीं, फिर सर, नहीं, देखिए, फिर सर, 89 के बाद 99 आ गया, 24 दिसंबर, IC-124 हमारे दर्शकों को सुनवा देती हूँ कि सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा, एक एक करके दोनों का सुनवाते हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं सलमान खुर्शीद की तरफ से उस समय क्या कहा गया। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी कहाँ बता रहे हैं यहाँ पर बाटला इनकाउंटर के बारे में दिखाइए, सुनाइए। बाटला इनकाउंटर के मुद्दे पर ही उन्होंने ये बयान दिया था। खुर्रम जी, अब आप जवाब देंगे। पहले सोनिया गांधी के बारे में किसका बयान दिया है? सोनिया गांधी के बारे में जो उन्होंने कहा कि उनके आंसू निकल गए, वो बाटला एनकाउंटर के बारे में, ठीक है, मैं आपको उसका सबूत भी पूरा दिखा दूंगी। लेकिन पहले मीडिया सच बोल रही है, आप तथ्यों को तोड़ रहे हैं सर। ममता बनर्जी का भी एक सेकंड, संजय जी शांति रखिए। ममता बनर्जी ने भी जो कहा था वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं, एक एक करके सर, एक एक करके। पहले खुर्रम साहब, मैंने उस पर अभी आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जी हाँ, उस पर भी मैं आज भी कायम हूँ, पीछे नहीं हटा। बात सच है, सेक्स काउंटर हुआ है, अगर सेक्स काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। जी हाँ, मैंने उस पर अभी आज भी कायम हूँ कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूँ, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जी हाँ, उस पर भी मैं आज भी कायम हूँ, पीछे नहीं हटा। बात सच है, सेक्स काउंटर हुआ है, अगर सेक्स काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। जी हाँ, हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ
वजीर आजम से बात करो। हम संजय जी सुनिए, रविशंकर प्रसाद संजय जी सुनिए, रविशंकर प्रसाद जामिया के बयान नगर पे में साल 2008 में ममता बनर्जी की तरफ से बयान दिया ममता गया बनर्जी था। कोई आप जिक्र नहीं ऐसे किया उस भाग बात नहीं को। सकते हैं, बटला का आप बात ऐसे जिक्र नहीं किया है। भाग नहीं फेक सकते। एनकाउंटर गुजरात में भी हुआ था। चाहूंगा एक मिनट संजय जी, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। झूठ नहीं होना चाहिए, मीडिया झूठ नहीं दिखाना चाहिए। इसको आप वापस करते हैं। झूठ क्यों झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। संजय जी, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो स्वीकार कर लीजिए। कौन दिखा रहा है? माफी मांगना चाहिए इसको, माफी मांगना चाहिए इसको, माफी मांगना चाहिए इसको। कैसे झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलने का अधिकार ममता बनर्जी को मांगनी चाहिए, माफी कांग्रेस को मांगनी चाहिए। एक सेकंड, वो चीज जिक्र नहीं किया है। एक मिनट, अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे, एक सेकंड, संजय जी को जवाब दे दो, खुर्रम जी को जवाब दे दो। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, ये बाइट्स बिल्कुल सही है, कोई थोड़ी नहीं कही, कोई मरोड़ी नहीं कही। आप तथ्यों को तोड़ रहे हैं, गुजरात में भी हुआ, बिल्कुल नहीं, जवाब नहीं है। संजय जी जवाब नहीं है तो स्वीकार कीजिए, हाँ मेरे पास जवाब नहीं है। मेरा जवाब नहीं है, मीडिया झूठ दिखा रहा 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 है। किसी को आपको चैनल का एक्सपोज नहीं है, अधिकार नहीं है चैनल को एक्सपोज करने लोकतंत्र में सब सही है। आप इस बात को समझिए, लोकतंत्र में सब भी झूठ हो चुके हैं आज के तारीख में। ममता बनर्जी संजय सरकार जनता सुन रही है, देश की जनता भी, बंगाल की जनता भी, बंगाल की जनता भी ममता बनर्जी को भी सुना। एक मिनट संजय जी, एक मिनट। हम देखिए, सबके विचारों का सम्मान है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब यहां पर केंद्र के मंत्री बोल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद के बयान की अगर हम बात करें, वो ये बयानबाजी कर रहे हैं, अगर हम उस पे अपनी प्रति आप वो बात करिए, बस आप एक मिनट भाई, संजय जी सुन लीजिए, झूठ है संजय जी एक मिनट, लेकिन आप मीडिया को कटघरे में मत खड़ा करिए। मैं पहले बात सुन लीजिए, पहले बात, अगर रविशंकर प्रसाद जी ने अपने विचार रखे, जो प्रेस वार्ता में जब बोला उन्होंने कि बाटला हाउस को लेकर उन्होंने सब चीजें पुरानी याद करी कि क्या क्या ममता बनर्जी ने बोला, वो आपकी बात आपकी जगह अपनी तरह हो सकती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप अपने विचार रखिए, आपको पूरा हक है। आप ये बोल सकते हैं कि देखिए दीदी ने ये बोला था, ममता दीदी ने, कि इनकाउंटर को लेके बोला, उन्होंने बाटला नहीं बोला, वो आपका हक है बिल्कुल। लेकिन यहां पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने क्या बोला, उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान की याद दिलाई कि जब उन्होंने बोला बाटला हाउस। हम लोग तो यहां पर बात कर रहे हैं कि सबको याद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का भी, एक मिनट पहले सुन लीजिए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बोला, सलमान खुर्शीद साहब के बारे में भी बोला, वो रविशंकर प्रसाद। हम तो यहां पर देखिए, हम अगर उनके बयान पे बात कर रहे हैं, आप ये भी देखिए ना, आपको जैसे अपना हक है उसी तरह से, ये हमने तो बोला नहीं, ये हमने तो नहीं बोला कि ममता दीदी ने बोला। ऐसे में संजय जी आप भी और खुर्रम जी, आप ये आपकी लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी है, मीडिया नहीं तोड़ मरोड़ रही है, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप जानबूझ कर उस समय एनकाउंटर को साबित करने की कोशिश आपने की और आज बाइट्स को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब जनता आपको लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए, तोड़ मरोड़ के लोकतंत्र में तो फिर स्वीकार करने का माध्यम भी होना चाहिए। मेरे को एक मिनट 10 सेकंड दीजिए। बस संजय जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, हर एक मामले में देखिए, हमें पुलिस की जांच पे भी भरोसा नहीं, जो एसआईटी बिठाई जाती है उस पे भी हमारे को भरोसा नहीं। अमूमन बात एक ट्रेंड बन गया है। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया पे भी नहीं। उसके बाद देखिए सारी बातें एक तरफ रख के बोले चौथा स्तंभ भी आज संदेह के घेरे में, तो वहां पर देखिए फिर कैसे होगा। आप समझिए, मैंने बिल्कुल साफ करा। चलिए ठीक है, सुब्रत त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुब्रत जी, देख ही लिया आज आपने, अपने हिसाब से बयान देते हैं, अपने हिसाब से बयान को तोड़ मरोड़ देते हैं। जब आवश्यकता होती है, बयान से लगता है कि क्या हाँ सियासी फायदा होगा तो दे देते हैं, और जब चीजें विपरीत होती हुई नजर आती है तो फिर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस दिशा में हमारे देश की राजनीति आगे बढ़ती हुई। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी इसे आप फ्रस्ट्रेशन मत समझिएगा, ओवैसी जी की बात सही लगने लगती है कि सारे तथाकथित सेकुलर दल मुसलमानों की भावनाओं का शोषण कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए।
मलियाना और हाशिमपुरा में जो मुकदमा चला था, उस मुकदमे में सारे सेकुलर पार्टीज की सरकारें बारी बारी से आई। किसी सेकुलर पार्टी ने, तथा कथित सेकुलर पार्टी ने कोर्ट में यह बयान तक नहीं दे पाया या कागज नहीं दे पाई कोई सरकार कि उस दिन, जिस दिन गोली चली, उस दिन किस किस सिपाही और दरोगा की ड्यूटी थी। यह एक डॉक्यूमेंट्री चीज थी, कोई ओरल एविडेंस नहीं था, और केस इस नाते छूट गया। केस जो छूटते हैं और सजा होती है, वह इस नाते छूटते और सजा होती है कोर्ट के सामने क्या एविडेंस रखा गया। मैंने बटाला केस के जजमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने यूपी के केसेज को जो पढ़ा है, यूपी के केसेज जो पढ़ा है, मलियाना और हाशिमपुरा के मुकदमे इसलिए छूटे थे कि पुलिस ने कोर्ट के सामने वे कागजात नहीं पेश किए, और वह पुलिस में हर पार्टी की सरकार पिछले 20 साल में रह चुकी थी। किसी ने कोर्ट में जवाब नहीं दिया कि जिस दिन सैकड़ों लोग गोली से मारे गए, उस दिन ड्यूटी पर कौन कौन सिपाही था, कौन कौन हेड कांस्टेबल था, कौन कौन दरोगा था। इस खाली जवाब न आने के नाते, साक्ष्य के अभाव में मुकदमा पाक साफ निर्दोष लोग छूट गए। अब प्रश्न है, कोर्ट के फैसले मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन कोर्ट का फैसला भी कानून की व्यवस्थाओं के आगे विवश होता है। अगर साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखे जाएंगे तो कोर्ट क्या सुओ मोटो अपने मर्जी से, अपने विवेक से, पुराने जमाने के काजी की तरह से फैसला दे देगा, हाँ भाई इनको फांसी दे दो, इनको वह कर दो। उसी तरह से कोर्ट जिसको सजा देता है वह इस आधार पर देता है कि पुलिस ने क्या एविडेंस रखा। कोर्ट जिसको छोड़ता है, अब क्या क्या सफाई के एविडेंस पेश किए गए। प्रश्न है, सोनिया जी ने भी इनडायरेक्टली उसी दिन मान लिया कि कोर्ट का फैसला सही है, जो पुलिस का कहना सही है, जिस दिन उन्होंने जांच के आदेश नहीं दिए। उन्होंने या तो सलमान खुर्शीद को बेवकूफ बनाया, वरना अगर सही मनाया तो फिर उनकी मॉरल अथॉरिटी इतनी क्यों नहीं हुई कि मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद से हटा दें। कि जब मैं आंसू बहा रही हूं तो किस हैसियत से, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आंसू बहा रहा है, उस पार्टी के प्रधानमंत्री की क्या औकात है पार्टी में रहने की, कि अगर वह जांच का आदेश नहीं दे रहा है। या तो सलमान खुर्शीद ने झूठ बोला कि सोनिया जी ने आंसू बहाया, हो सकता है उन्होंने आंसू न बहाए हो, और वरना अगर उन्होंने आंसू बहाया और जांच का आदेश न करा पाई तो यह मैं उनकी गंभीर असफलता मानता हूं, जो कि ओवैसी जैसी राजनीतिक पार्टियों को जन्म दे रही है। ठीक है खुर्रम सिंह, आज इसीलिए आप लोगों से कोई संदेह सवाल नहीं पूछे है जा रहे हैं कि आज इसीलिए खुला चैलेंज ये, इसमें कोई संदेह नहीं है प्रसाद की तरफ से कांग्रेस के लिए मनमोहन सिंह ने पुलिस की बात को सपोर्ट किया, उसके कहने को सही माना। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री अगर सही मान रहा है तो फिर क्या कहा जाए। चलिए ठीक है खुर्रम साहब जवाब देंगे। हमारा ख्याल है कि सोनिया जी ने सलमान खुर्शीद झूठ बोल रहे हैं। बोलिए खुर्रम जी। देखिए, रविशंकर जी की बात आप कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी आज जवाब मांग रही है, जो 6 साल का पिछले लोगों को जवाब नहीं दे पा रही है। 2 करोड़ नौकरी के मामले में देख लीजिए, महिलाओं के सुरक्षा के ऊपर देख लीजिए, देश के सुरक्षा के ऊपर देख लीजिए कि वही मोदी जी हैं जो पाकिस्तान जाके बिरयानी मोदी जी पर चले गए, वही मोदी जी 2 करोड़ नौकरी पर चले गए। सर आपसे क्या सवाल पूछा था, आपसे क्या सवाल पूछा था पूर्व आईपीएस ने? सुन तो लीजिए, 2 मिनट हम वही आ रहे हैं। आइए सर, जल्दी आइए, समय की कमी होती है। आइए आप उसी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं, जो तोड़ मरोड़ कर किसी भी एविडेंस को पेश करने में, किसी वीडियो को वायरल कराने में महारत हासिल की हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार बिहार में नीतीश कुमार के शासन से चल रही है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं सलमान खुर्शीद का ये जो वही भारतीय जनता वीडियो चला है वो तोड़ा मरोड़ा गया है, बड़का झूठा पार्टी है, और आप उसके बात पर यकीन करके कांग्रेस से सवाल पूछ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदार नहीं होती तो उस वक्त इन्होंने अभी ने डीजी साहब ने कहा कि सोनिया गांधी जांच के आदेश दे देती। सोनिया गांधी जी को जब पूरे तरह से यकीन हो गया कि ये इनकाउंटर फेक नहीं था और देश हित में उन्होंने फैसला लिया, और जिस पुलिस पर, प्रशासन पर पूरा भरोसा कर और आज कोर्ट का न्याय, जिस न्याय के ऊपर आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की ईमानदारी का सबूत है। और वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो लोग
पाकिस्तान खुद पर जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं सर। पाकिस्तान नहीं, घुमाइएगा, मेरे पास समय कमी है। लाकर जांच कराते हैं। चलिए ठीक है, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। चलिए ठीक है, जल्दी से अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अरविंद जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर, मेरे पास समय की कमी है। जल्दी कि अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता नेता जो बोल रहे हैं ना, ये अराजकता की हद है, अराजकता की सीमा है। अराजक पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, अराजकता आप फैलाते हैं, जहां जाते हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर को जवाब हम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ देते हैं। आप बिहार के अंदर देखिए, इसको देशभक्ति अरविंद जी आरोप छोड़िए, आप ये सुनिए, विपक्ष का कहना है, टीएमसी का कहना है, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि 8 लोगों की तरफ से तोड़े मरोड़े गए हैं। लाल किला के ऊपर लाल किला को अपमानित किया। संजय जी जल्दी से संजय के नाते मत लीजिए। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा फाइनल कमेंट जल्दी से सर, विपिन शर्मा फाइनल कमेंट जल्दी। देखिए बड़ा विपिन शर्मा जल्दी से, क्या लग रहा है कब तक आखिरकार ये होता रहेगा? कहीं जाकर तो इसका अंत होना चाहिए। देखिए मुद्दा वही है, हर बात में राजनीति और ओछी राजनीति। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कम से कम वहां थमना चाहिए जहां पर ऐसे जो भी अगर हमारे पुलिस के जवान हो या बहादुर सेना के जवान हो, वहां पर अगर वो देश के लिए चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास समय बस इतना ही था। ऐ मेरे देश की राजनीति, किसी को तो बख्श दे, कहीं तो हार मान जा, किसी को तो बख्श दे, कहीं तो हार मान जा। आतंकवाद पर तो कम से कम इंसाफ का हिसाब होने दे। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.